नमस्कार। आज की क्लास में हम मूल अधिकारों में शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 एंड 13 से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है और भाग 3 में शुरुआत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। जो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 और 13, उसका संबंध वैसे किसी भी विशिष्ट प्रकार के मूल अधिकार से नहीं होकर मूल अधिकारों की परिधि तय करने से है, कि मूल अधिकारों की सीमा तय करने से है। तो जिसमें दो हम पढ़ेंगे 12, तो 12 अनुच्छेद में राज्य की निश्चित परिभाषा दी गई है, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन या लागू करना किस किस संस्था या निकाय के लिए बाध्यकारी है। और अनुच्छेद 13 में ये बात स्पष्ट की गई है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करता हो। तो इनके बारे में आज की क्लास में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानेंगे और आपका मूल अधिकारों से संबंधित जानकारी भी बढ़ेगी। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 12, जिसमें है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो इस भाग में क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा ये सिर्फ भाग 3 के लिए दी गई है। राज्य शब्द पूरे संविधान में हर जगह अलग अलग बहुत सी जगह प्रयुक्त हो रखा है, परंतु जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य है वो इस भाग 3 के लिए ही लागू होगा, दूसरी जगह के लिए लागू नहीं होगा। तो इस भाग में जो राज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, कि राज्य में कौन कौन शामिल है, राज्य में क्या क्या संस्थाएं शामिल है, कौन कौन से सरकारें शामिल है, उसके बारे में। तो उसमें 4 संस्थाओं की या निकाय को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है भारत की सरकार व संसद, दूसरा है सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो पहले दो अर्थ को लेकर तो आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद जो भी कोई कानून बनाएगी वो राज्य की परिभाषा में आएगा इसमें, और सभी राज्यों की विधानमंडल और वहाँ के सरकारें जो भी कानून बनाएगी वो इस राज्य की परिभाषा में आएगी। पर तीसरा और चौथा जो सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होगी उसको हमें थोड़ा विस्तार से जानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सामने समय समय पर ऐसे मामले आते रहते हैं कि इनको राज्य माना जाए या नहीं माना जाए। तो जहाँ तक स्थानीय प्राधिकारी का प्रश्न है शब्द को लेकर, तो इसका अर्थ ये है उन सभी व्यक्तियों से लिया जाता है, सभी स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें कोई कानून अथवा आदेश या नोटिफिकेशन जारी करने और लागू करने की शक्ति प्राप्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसको कोई भी कानून बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने और लागू करने की शक्ति दी गई है। और जिस भी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, जिला बोर्ड है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। अब जो नेक्स्ट है चौथा, वो है अन्य प्राधिकारी। तो वास्तविक समस्या इसको लेकर आती है संविधान में कि इसका हम क्या मतलब निकाला, अन्य प्राधिकारी से, अदर अथॉरिटीज से हम इसका सटीक अर्थ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न मामलों में इसके लिए काफ़ी विस्तार किया है कि इसमें इनको शामिल कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे निकाय हैं जिन्हें राज्य की परिधि में तो माना है और परंतु उन्हें सरकारी संस्था नहीं माना है। तो
किसको हम अन्य प्राधिकारी मान सकते हैं राज्य की परिभाषा में, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कसौटियाँ निर्धारित की है। तो ऐसी कसौटियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो एक कसौटी तो ये है कि कोई भी संस्था जो वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं, अथवा कोई भी निकाय को राज्य से प्रभावी वित्तीय सहायता मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो वो भाग अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में आएगा, और अगर नहीं मिलती तो वो नहीं आएगा। दूसरा जो कसौटी है वो है कि कोई भी संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं या नहीं। अगर सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है तो राज्य की परिभाषा में आएगा और उसे राज्य का भाग माना जाएगा। तीसरी कसौटी यह है कि कोई भी निकाय पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण का प्रभाव है या नहीं। अगर किसी पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण है तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा। चौथा यह है कि कोई भी निकाय अर्थात संस्था या बॉडी को कोई राजकीय विभाग या उसके कार्य ट्रांसफर किए गए हैं कि नहीं। अगर कोई भी विभाग है या संस्था है उसको राज्य के विभाग के काम दिए गए हैं तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस कहा है कि ये कसौटी सिर्फ उदाहरण के लिए दी गई है, अंतिम नहीं है। ये ज़रूरत पड़ने पर हम और भी निर्धारित कर सकते हैं। और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निकायों को राज्य की परिभाषा में शामिल किया है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा स्थापित सोसाइटी, सभी राष्ट्रीय बैंकें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, CSIR है, FCI है, राजस्थान विद्युत बोर्ड है, ONGC है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपथ प्राधिकरण है, BCCI है। ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो ये हमने अनुच्छेद 12 का देखा कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है वो ये है कि अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 की हेडिंग है अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर लॉज। ये एक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। और इस अनुच्छेद में 4 भाग है, खंड है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). 13(1) में है जैसा कि हेडिंग है कि संविधान पूर्व विधियाँ। अनुच्छेद 13(1) की जो संविधान में भाषा लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस हद तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। अर्थात संविधान के लागू होते ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके लागू होते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद 13(1) के तहत ये गारंटी मिल गई थी कि पहले संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे वो मूल अधिकारों की कटौती नहीं करेंगे। तो मूल अधिकारों को आप इस आधार पर कटौती नहीं कर सकते कि ये संविधान लागू होने से पहले है, हमने तो इसको बनाया नहीं है तो इसलिए तो संविधान ये भी कहता है अनुच्छेद 13(1) कि संविधान पूर्व विधियां भी मूल अधिकारों की कटौती नहीं कर सकती। दूसरा है वो 13(2) में है, वो है संविधानोत्तर विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इस अनुच्छेद 13(2) में जो कहा गया है वो संविधान की भाषा में लिखी गई वो है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस अनुच्छेद का प्रभाव क्या है कि संसद या राज्य के विधानमंडल अगर मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करने वाली कोई भी कानून बनाते हैं तो
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को जो मिलती है, जुडिशरी को, न्यायपालिका को, वो वास्तविक रूप से इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो 13(2) से तहत क्या करता है कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, विधानमंडल, जिससे मूल अधिकार कम होते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। तीसरा जो है अनुच्छेद 13(3), उसमें कानून का अर्थ दिया गया है। विधि का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लॉ। इसमें बताया गया है 13(3) में कि सभी अध्यादेश, अध्यादेश अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल जिनको जारी करता है, राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, वो हम विस्तार से देखेंगे अध्यादेश किस स्थिति में जारी कर सकता है। पर एक बार आप ये है कि संसद या विधानमंडल जब सत्र में नहीं होता तो राष्ट्रपति आवश्यकता के समय कोई कानून बनाता है तो अध्यादेश के माध्यम से उसको बना सकता है। तो इसमें लिखा गया है कि सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत शामिल है। तो एक बात स्पष्ट है कि यहाँ विधि शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक लिया गया है। समाविष्ट जो शब्द लिखा गया है वो ये सूचित करता है कि ऊपर बताई गई सूची संपूर्ण नहीं है, अर्थात अन्य विधियां भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट करा है कि विधि में सिर्फ अधिनियम शामिल नहीं है बल्कि कस्टम और प्रथाएं भी शामिल है, जो कानून, जिसमें कानून का बल है। और कार्यपालिका के अधिकारियों को द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश भी विधि में शामिल है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदुओं या ईसाइयों की पर्सनल लॉ इस विधि में शामिल नहीं है, अर्थात संविधान भाग 3 किसी पर्सनल विधि को खारिज नहीं करता है। पर्सनल लॉ हो उसको इससे रिलेटेड नहीं है। तो अनुच्छेद 13(3) में विधि का अर्थ लिया गया है कि विधि में क्या क्या शामिल है। चौथा जो है वो है 13(4), इसमें अनुच्छेद 13 व 368 का संबंध बताया गया है। 368 संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। वैसे ये अनुच्छेद मूल संविधान में शामिल नहीं था, जब संविधान लागू हुआ उसको शामिल नहीं था। इससे जो है इसको 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था, मूल संविधान में जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य था, गोलकनाथ का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको समाप्त करना, उसके प्रभाव को। गोलकनाथ केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13 जो संविधान और उत्तर विधि है, जो संसद या विधानमंडल बनाती है, तो 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियों का पुनरावलोकन कर सकता है, और अगर वे मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो बाद में जो 13(2) में कहा गया, 13(4) में कहा गया जोड़कर, वो ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अर्थात कि अगर मूल अधिकारों को सीमित करने वाली कोई भी विधि संविधान में संशोधन करके शामिल की जाती है, जोड़ी जाती है, सीमित किए जाते हैं, तो वो इस बात पर लागू नहीं होगी कि उनसे मूल अधिकारों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये था कि अगर संसद संविधान में संशोधन करके अगर मूल अधिकारों को सीमित करती है तो वो सही है। परंतु आगे चलकर क्या हुआ, केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध घोषित कर दिया, जिसका मतलब है कि अभी भी अनुच्छेद 13 का प्रभाव अनुच्छेद 368 के तहत पारित संविधान संशोधन पर नहीं पड़ता है। मतलब संविधान संशोधन करके संसद मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है, कहने का मतलब ये है। ये विस्तार से भी हम देखेंगे कभी क्लास में आपकी। तो
इसका इतिहास लंबा इतिहास रहा है कि वो हम बाद में क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। तो आज के हमने जो पढ़ा वो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे वो समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित विधियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू।